इंसानी फितरत का वो घिनौना चेहरा जो प्यार की आड़ में नफरत का खेल खेलता है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी धड़कनों को जरा थाम लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है भारी सांसों की आवाज से, अंधेरे और कामुकता के एक खेल से। डिएगो और सेज एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोए हुए थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे दुनिया में उनके सिवा कोई और न हो। ये वो पल था जब सब कुछ हसीन लगता है, जब भविष्य की चिंताएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं। डिएगो एक कम्युनिटी कॉलेज का टीचर था, जिसकी आंखों में एक नॉवेलिस्ट बनने का सपना था, और सेज उसकी साथी, उसकी ताकत, जो उसे उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट कर रही थी। वो शहर की भागदौड़ से दूर एक सुनसान जगह पर आए थे। एक बहुत बड़ा आलीशान घर जो झील के बिल्कुल किनारे पर बना था। वो झील जिसका नाम ही रूह कंपा देने वाला था, बोन लेक, यानी हड्डियों की झील। गाड़ी के पहिए उस बजरी वाले रास्ते पर रुकते हैं और वो दोनों उस विशाल घर को देखते हैं। सेज की आंखों में एक चमक थी, लेकिन डिएगो के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी सिहरन थी। उन्हें लगा था कि ये घर सिर्फ उनके लिए है, उनकी एकांत की दुनिया, जहां कोई तीसरा दखल नहीं देगा। डिएगो ने मजाक में कहा भी था कि कहीं ऐसी जगहों पर हिडन कैमरे तो नहीं होते। उसकी ये बात महज एक मजाक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सच होने वाला है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा उनकी सांसें रोक देता है। घर खाली नहीं था, वहां पहले से ही किसी की मौजूदगी की महक थी। रसोई से आती हुई आवाजें और एक अनजाना सा साया। तभी उनके सामने आता है विल, एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए। उसके पीछे थी सिन, जिसकी खूबसूरती में एक जानलेवा कशिश थी। ये दोनों भी एक कपल थे, जिन्होंने उसी घर को उसी वीकेंड के लिए बुक किया था। एक ही घर, दो कपल्स और एक भयानक गलतफहमी। शायद ये सिस्टम की गलती थी या फिर किस्मत का कोई क्रूर मजाक। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और आसपास मीलों तक कोई होटल नहीं था। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और रुकना मजबूरी बन चुका था। विल ने एक प्रस्ताव रखा, एक खेल का, रॉक पेपर सिजर। जो जीतेगा वो रुकेगा, जो हारेगा वो जाएगा। लेकिन सेज ने समझदारी दिखाई। उसने कहा कि घर बहुत बड़ा है, क्यों ना हम सब साथ में रहें, आखिर हम रिफंड तो ले ही लेंगे। उस पल सेज को नहीं पता था कि उसने अपनी मौत को न्योता दिया था। अजनबियों के साथ एक छत के नीचे रहना किसी बारूद के ढेर पर सोने जैसा था। विल और सिन का व्यवहार जरूरत से ज्यादा मिलनसार था। सिन ने अपना परिचय दिया, सिंड्रेला वाली सिन, और विल, जो खुद को एक बेहतरीन शेफ बताता था, उसने सबके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी ली। उस रात डाइनिंग टेबल पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। विल ने बताया कि इस झील का नाम बोन लेक क्यों पड़ा, एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देने वाली थी। 1950 के दशक में एक अमीर परिवार ने यह जमीन खरीदी थी, लेकिन जब उन्होंने झील की सफाई करवाई तो उन्हें वहां दर्जनों इंसानी कंकाल मिले। हड्डियां जो पूरे किनारे पर बिखरी हुई थीं, मानो किसी सीरियल किलर ने उसे अपना कब्रिस्तान बना लिया हो। तूफान के बाद वो कंकाल बाहर आ जाते थे, जैसे अपने कातिल का पता पूछ रहे हों। इस कहानी को सुनकर डिएगो के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन विल और सिन के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें मौत की बातों में मजा आता हो, जैसे वो अंधेरे के पुराने दोस्त हों। डिएगो को सिन की आंखों में एक अजीब सी भूख दिखाई दे रही थी। वो बार बार डिएगो को देख रही थी, एक ऐसी नजर से जो कपड़ों के पार देख ले। और विल की नजरें सेज पर थीं, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को तौलता है। अगली सुबह का सूरज निकला, लेकिन वो घर अभी भी रहस्यों के कोहरे में लिपटा था। डिएगो के पास एक सीक्रेट था, वो सेज को प्रपोज करने वाला था। उसने अपनी दादी की एक पुरानी अंगूठी छिपा रखी थी, एक खानदानी निशानी जो उसके लिए अनमोल थी।
उसने विल को वो अंगूठी दिखाई, एक दोस्त समझकर अपना राज बताया। विल ने उस अंगूठी को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो खुशी की नहीं थी, बल्कि लालच और ईर्ष्या की थी। विल ने डिएगो से कहा कि वो उसे सपोर्ट करेगा। उसने डिएगो को भरोसा दिलाया कि वो उसके लिए माहौल बनाएगा। लेकिन विल के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उधर सिन और सेज के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। सिन ने सेज को अपनी बातों में उलझाया, उसके अतीत को कुरेदने शुरू किया। सेज ने बातों ही बातों में बताया कि उसके पिता को विल कभी पसंद नहीं था और उसे हमेशा सेफ लोग पसंद नहीं आते, उसे खतरा पसंद था। सिन ने ये बात गांठ बांध ली। वो समझ गई कि सेज के दिमाग से कैसे खेलना है। दिन ढलते ढलते विल ने एक नया खेल शुरू किया। उसने कहा कि घर में कुछ कमरे बंद हैं, क्यों ना हम उनके ताले तोड़कर देखें। डिएगो को यह विचार पसंद नहीं था। उसे किसी और की प्राइवेसी में दखल देना गलत लग रहा था। लेकिन विल ने उसे उकसाया, मर्दानगी का वास्ता दिया और फिर एक एक करके वो दरवाजे खुलने लगे। पहले कमरे में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने डिएगो और सेज को शर्मिंदा कर दिया। वहां सेक्स टॉयज और एक स्विंग था, जैसे वो कमरा किसी अय्याशी का अड्डा हो। विल और सिन की हंसी गूंज रही थी, जैसे उन्हें इसमें कोई शर्म नहीं थी। लेकिन असली डर दूसरे कमरे में था, जहां एक ओइजा बोर्ड रखा हुआ था और दीवारों पर अखबार की कतरनें चिपकी थीं, लापता लोगों की खबरें। एक खबर ने सबका ध्यान खींचा, मैनहट्टन के एक बिजनेसमैन रॉबर्ट प्राइस की। वो और उनका पूरा परिवार इसी झील के पास से गायब हो गया था। विल ने उस खबर को पढ़ा और उसके चेहरे पर एक नकली डर का भाव आया। सिन ने पैनिक अटैक का नाटक किया। उसने कहा कि उसे वहां से जाना है। सेज भी अब डरने लगी थी। उसे लग रहा था कि ये जगह शापित है। लेकिन विल ने माहौल को संभाला। उसने कहा कि ये सब बहुत पुराना है। उस रात डिएगो अपनी कार चार्ज करना भूल गया था और जब वो गैराज में गया, वहां सिन मौजूद थी, सिर्फ एक तौलिए में लिपटी हुई। उसने सिन से मदद मांगी, कहा कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस खो गए हैं। ये एक जाल था डिएगो के चरित्र को परखने का। डिएगो ने अपनी हदें पार नहीं की। उसने सिन की मदद की और वहां से निकल लिया। लेकिन सिन ने बाहर आकर सेज से झूठ बोला, इशारों में कहा कि डिएगो ने उसे गलत तरीके से देखा। शक का एक बीज अब सेज के मन में बो दिया गया था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक धमाका हुआ। विल ने अचानक सिन को प्रपोज किया और उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो डिएगो की दादी की थी। डिएगो सन्न रह गया। उसका खून खौल उठा। उसने विल को अकेले में ले जाकर कॉलर पकड़ लिया। विल ने घड़ियाली आंसू बहाए, कहा कि उसने मजबूरी में ये किया। उसने कहा कि सिन उसे धोखा दे रही है और उसे वापस पाने के लिए उसे ये करना पड़ा। विल ने डिएगो को इमोशनल ब्लैकमेल किया और डिएगो, जो दिल का साफ था, पिघल गया। लेकिन ये सब विल का एक नाटक था। वो डिएगो और सेज के बीच दरार डालना चाहता था। उसने सेज को बताया कि डिएगो ने उसे बाथरूम में मास्टरबेट करते हुए देखा था और ये कि डिएगो को लगता है कि वो सेज को खुश नहीं रख पा रहा। सेज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि डिएगो उसके बारे में ऐसी बातें अजनबियों से कर रहा है। उस शाम सिन ने एक और चाल चली। उसने सेज को मौली ऑफर की। सेज ने हाँ कर दी। वो अपने गम और गुस्से को भुलाना चाहती थी। नशा चढ़ने के बाद सब कुछ धुंधला होने लगा। लेकिन सेज ने समझदारी दिखाई थी। उसने वो गोली नहीं खाई थी, बस नाटक किया था। उसने डिएगो को सच बताया कि ये दोनों उनके दिमाग से खेल रहे हैं। उन्हें वहां से भागना होगा, अभी और इसी वक्त। डिएगो और सेज भागकर अपनी कार तक पहुंचे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। चार्जर अनप्लग किया हुआ था और बैटरी पूरी तरह डेड थी। अंधेरे में विल और सिन प्रकट हुए। उनके चेहरों से वो नकली मुस्कान गायब थी। अब वहां सिर्फ दरिंदगी थी। विल ने दावा किया कि वो सेज के साथ सो चुका है। डिएगो का दिमाग चकरा गया, लेकिन उसने विल की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसने कार को न्यूट्रल में डाला और ढलान पर लुढ़काने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार टक्कर हुई।
सिन ने अपनी कार से उनकी गाड़ी को ठोक दिया। कांच टूटने की आवाज और फिर गहरा अंधेरा। जब डिएगो की आंख खुली तो उसके हाथ पैर डक्ट टेप से बंधी हुए थे। सिर में असहनीय दर्द था और सामने विल और सिन खड़े थे। अब कोई मुखौटा नहीं था। विल ने अपना असली नाम बताया, थॉमस प्राइस, और सिन वो उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि उसकी बहन थी, एलिस प्राइस। ये वही प्राइस परिवार के बच्चे थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही अपने माता पिता को मारा था क्योंकि वो उनके नाजायज़ रिश्ते के खिलाफ थे। वो भाई बहन अब सीरियल किलर बन चुके थे जो जोड़ों को इस भर में बुलाते थे, उनके प्यार का इम्तिहान लेते थे, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और अंत में उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देते थे। ये उनका छठा शिकार था। विल यानी थॉमस अब एक साइकोपैथ की तरह बातें कर रहा था। उसने कहा कि वो देखना चाहता है कि डिएगो और सेज का प्यार कितना सच्चा है। क्या वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं या अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मार देंगे। सेज ने अपनी रस्सियों को ढीला करने की कोशिश की। उसकी नज़र मेज पर रखे एक ग्लास के टुकड़े पर थी। जैसे ही सिन यानी एलिस उसके करीब आई, एक कसाई वाला चाकू लेकर सेज ने पूरी ताकत से वो ग्लास का टुकड़ा एलिस के चेहरे पर दे मारा। खून का फव्वारा फूट पड़ा। एलिस दर्द से चीख उठी। उसका चेहरा बुरी तरह कट चुका था। उसकी खूबसूरती अब एक भयानक सपने में बदल गई थी। सेज ने मौका देखकर डिएगो की रस्सियां काट दी और दोनों वहां से भाग निकले। घर के गलियारों में मौत का खेल शुरू हो गया। थॉमस और एलिस पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। सेज को दीवार पर टंगी एक कुल्हाड़ी मिल गई। उसने उसे अपने हाथों में जकड़ लिया। अब वो शिकार नहीं, शिकारी थी। उसकी आंखों में वही वहशीपन था जो हत्यारों की आंखों में होता है। थॉमस उसके सामने आया। उसने सेज को ललकारा। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। लेकिन सेज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कुल्हाड़ी हवा में लहराई। तभी डिएगो जो बोट हाउस की तरफ भागा था, उसने खुद को डॉक के नीचे छिपा लिया। एलिस अपने कटे हुए चेहरे के साथ खून टपकता हुआ वहां पहुंची। वो चाकू लेकर डिएगो को ढूंढ रही थी। पानी में उसकी परछाई शैतान जैसी लग रही थी। डिएगो ने लकड़ी के तख्तों के बीच से एक नुकीली चीज एलिस के पैर में घोंप दी। वो वहीं फंस गई, चीखती रही, चिल्लाती रही। उधर घर के अंदर थॉमस ने एक इलेक्ट्रिक चेन सा उठा ली थी। उस मशीन की गड़गड़ाहट ने पूरे घर को थर्रा दिया था। वो डिएगो की तरफ बढ़ा, उसे दो टुकड़ों में काटने के इरादे से। डिएगो निहत्था था। वो पीछे हटता गया। मौत उसके गले तक आ चुकी थी। चेन सॉ की धार उसके चेहरे से इंच भर दूर थी। तभी पीछे से सेज आई। उसने कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से घुमाया और सीधा थॉमस के सिर पर वार किया। एक ही वार में खोपड़ी दो हिस्सों में बट गई। थॉमस का शरीर एक बेजान कठपुतली की तरह गिर पड़ा। खून और दिमाग के लोथड़े जमीन पर बिखर गए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एलिस अभी भी जिंदा थी। वो अपने भाई की मौत देखकर पागल हो गई। वो एक घायल शेरनी की तरह झपटी। सेज और डिएगो भागकर एक नाव में कूद गए। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया। एलिस पानी में कूद गई। वो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ डिएगो की तरफ बढ़ रहे थे। वो उसे पानी में खींचना चाहती थी। डिएगो ने कुल्हाड़ी उठाई और एलिस के हाथ पर दे मारी। उसकी उंगलियां गाजर की तरह कटकर अलग हो गईं। एलिस दन संतुलन खो बैठी और पानी में पीछे की तरफ गिरी। सेज ने नाव को रिवर्स गियर में डाला। प्रोपेलर ने पानी को काटना शुरू किया और उसी के साथ उसने एलिस के सिर को भी अपनी चपेट में ले लिया। पानी का रंग लाल हो गया। हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की आवाज गूंजी। वो झील जो सालों से लाशों को निगल रही थी, आज उसने अपने हत्यारों को ही निगल लिया था। सन्नाटा छा गया। सिर्फ नाव के इंजन की धीमी आवाज और उनकी सांसें। डिएगो और सेज खून से लथपथ एक दूसरे को देख रहे थे। डिएगो की नजर नाव के फर्श पर पड़ी। वहां एलिस की कटी हुई उंगली पड़ी थी और उस उंगली में अभी भी डिएगो की दादी की अंगूठी फंसी हुई थी। डिएगो ने कांपते हाथों से वो उंगली उठाई, उसमें से अंगूठी निकाली और सेज के सामने घुटनों पर बैठ गया। मौत के मंजर के बीच लाशों के ढेर पर उसने सेज को प्रपोज किया। सेज ने उस अंगूठी को देखा, फिर डिएगो को देखा। कुछ पल के लिए खामोशी रही और फिर वो दोनों हंसने लगे। वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो हंसी पागलपन की थी।
वो हंसी इस बात की थी कि उन्होंने मौत को हरा दिया, या शायद इस बात की कि वो भी अब उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे। झील का पानी शांत हो चुका था, लेकिन उनकी हंसी फिजाओं में गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये थी बोन लेक 2024 की कहानी। अगर इस खौफ ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी गहरे रहस्य में। तब तक के लिए सावधान रहिए।